ये पाप है क्या जातिगत जनगणना, या फिर ये सोशल जस्टिस है जिसको पाप बताने की बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश होती है? वाकई पाप है क्या भाई? बंट जाएंगे हिंदू, राष्ट्र बंट जाएगा, या फिर ये न्याय है ओबीसी को जो मिलना चाहिए 41 से नहीं मिला? देखिए गरिमा जी, हम तो ये एक सकारात्मक तरीके से आशावादी होकर देख रहे हैं कि बिहार की जो एक पायनियर की भूमिका है, इसे देश के स्तर पर लागू करने का फैसला एनडीए की सरकार ले। और हम लोगों ने पहले भी कई एनडीए का फोरम हो या पार्टी की ओर से जो आधिकारिक तौर पर हमारा जो स्टैंड है वो हमने उनको बताया है। और मैं मानता हूं कि कभी भी इक्के दुक्के बयानों को अगर एक तरफ छोड़ दे तो चाहे बिहार में, मैं उन शब्दों को दोहराऊंगा नहीं इसलिए कि इस पर आप दोनों के बातचीत में कई चीजें सामने आ गई हैं। गुरु प्रकाश जी ने भी काफी विस्तार के साथ ये बताया कि जो डेलीगेशन मिलने गया प्राइम मिनिस्टर से वो एनडीए का डेलीगेशन था, उसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी सबों के नेता थे। अब दूसरी तरफ सैद्धांतिक तौर पर तो ये फैसला हो ही चुका था एनडीए की सरकार में। अगर वो आरक्षण के खिलाफ होते तो फिर उस फैसले के साथ नहीं होते। अब कल ये भी आधी अधूरी कहानी है क्या राजीव नेताओं ने कब क्या कहा है? क्या ये आधी अधूरी कहानी है कि भाई अगर आरक्षण के खिलाफ होते तो फैसला नहीं होता, लेकिन उसे 9 शेड्यूल में डाला जाना था? ये आपकी भी नाकामी है क्या? दबाव जो बनाना चाहिए था, अगर आप इसके वाकई फेवर में नहीं बना पाए। तो भारत की महान न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, और चूंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबजुडिस्ड है तो हमें फैसले की प्रतीक्षा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक समय में दो समानांतर फोरम पर जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा पूरे देश को करनी चाहिए, इसलिए कि अगर बिहार के हित में हुआ, देखिए बिहार को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती हैं? बिहार ने तो इन तमाम झंझावातों के बीच, चाहे वो जातीय सर्वे का सवाल हो, बढ़े हुए आरक्षण के दायरे का सवाल हो, इन जातियों के आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े सार्वजनिक करके उनके लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करना, उसके आधार पर लोग लाभान्वितों की सूची तैयार करके उन्हें लाभ दिया जाना, ये तो बिहार ने शुरू कर दिया और बहुत ही अल्पावधि में शुरू किया। ये तो नजीर है और इसका सम्मान सबों को करना चाहिए। राजीव गांधी जी के उस भाषण का स्मरण भी आपको करा दिया गया है। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के समय समय पर जो बयान आए हैं, चिदम्बरम साहब से लेकर के, और जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केवल मैं कर्नाटक की बात नहीं कहूंगा, आज जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं वो साहस जुटा पा रहे हैं? नहीं राजीव जी, लेकिन एक सवाल ये भी है क्या केवल जो राजीव जी, विद ड्यू रिगार्ड, एक सवाल ये भी है, भाई जयललिता आई थी 80 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तमिलनाडु में, और इंदिरा साहनी जजमेंट में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन था। जयललिता ने विधानसभा में विधेयक पहले पास कराया, उसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, 76वां संविधान संशोधन कराया, नरसिम्हा राव को संविधान संशोधन करना पड़ा, 9 शेड्यूल में डाल दिया, आरक्षण है तमिलनाडु में आज की तारीख में 69%। आप अपना 65% नहीं पास करा पाए केंद्र सरकार से। नहीं, आप किसी सरकार का इतने सतही तौर पर उनका मूल्यांकन नहीं कर सकती हैं। हमने जो बड़े प्रयास किए हैं, चाहे आज वो कोटा विद इन कोटा और तमाम चीजें, बिहार के जो दलितों की, कमजोर जातियों की पहचान भी नीतीश कुमार जी ने कराई। देश तो उनकी दृष्टि के अनुरूप आगे बढ़ा है। आप कैसे कह सकती हैं? और हमने हर फैसले को अमली जामा पहनाया है। हमारा ये मानना है कि हमारा रास्ता तमिलनाडु का मॉडल नहीं हो सकता है। अगर मैंने कहा कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, हम उस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस फैसले के बाद हम आशान्वित हैं कि फैसला बिहार के पक्ष में होगा। अगर इससे उलट कोई बात होगी तो पार्टी, कोई ऐसा नहीं है कि हम 100 वर्षों का श्वेत पत्र जारी आपके सामने करेंगे। और हर सवाल का अर्थ ऐसा नहीं है कि एकदम गले को रेत करके ही हम किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के कार्यकाल की जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, उसमें समाज के कमजोर तबकों का जो सशक्तिकरण है, उसको अगर आप एक सिरे से देखेंगी तो जो लोग भी लोहिया को मानते हैं,
उन्होंने भी महिलाओं को एक पिछड़े तबके के तौर पर देखा था। तो और राजीव जी, महिलाओं बड़े से जो सरल शब्दों में शुरुआत की नीतीश कुमार जी, बड़े सरल शब्दों में बता दीजिए जी। मुझे और मेरे दर्शकों को कि जात पात में बांटने का पाप है क्या जातिगत जनगणना? डिवाइसिव पॉलिटिक्स है या फिर देखिए सोशल मुझे लगता है नहीं, जो सदियों से गैर बराबरी रही है, हाँ। इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की बात की। और मुझे लगता है उस जो उनकी दृष्टि है, उस दृष्टि का सबको सम्मान करना चाहिए। हर डिवाइसिव सवाल पॉलिटिक्स तो पर नहीं है ना? बुनियादी तौर पर इस देश में आप क्या मानते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स है या नहीं? मैं तो आपको बार बार कहता हूं, हाँ। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप योगदान कर सके। योग्य बनाने के लिए उनको अगर वो नहीं, सरल शब्दों सही में कह अर्थों में दीजिए ना राजीव जी, योग्यता के ओबीसी मानदंड गिने पूरे जाने नहीं कर रहे चाहिए तो या उनको नहीं योग्य गिने जाने बनाने चाहिए? का काम कीजिए। ये जो जनगणना अब आ रही है इसमें नहीं, गिने मैं आपके जाए सवाल को ओबीसी या सुन ना नहीं गिने पाया, आप जाए? दोहरा दीजिए। हाँ बिल्कुल दोहरा देती हूँ। क्यों नहीं गिने जाए? हमने आपको कहा, आपने तो पूछा नहीं। हाँ। हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। हाँ। और हम लोग हाय तौबा केवल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरह नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। ठीक, तो समाजवादी जातिगत पार्टी से जनगणना पूछ के लीजिए ना, पक्ष इनकी में सरकारें है बनी है। JDU। नहीं, आज कुछ सवाल हमसे भी ले लीजिए गरिमा जी। कहिए सर। जरा समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से पूछिए कौन सी ऐसी शक्ति थी जिन्होंने 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक होने से रोका। 1991 में क्या ऐसे दबाव थे कि राजीव गांधी को विश्व वमन करना पड़ा? क्या अब ऐसी वजह थी कि तमाम काका कालेलकर कमेटी से लेकर के जितनी कमेटियों की अनुशंसा थी उसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला? और आपको लगता है कि मैं कांग्रेस से ये सारे तीखे सवाल नहीं का जो पूछूंगी? कार्यकाल है, तो राजीव जी, हाँ विश्वास नहीं, रखिए। मैंने कहा समाजवादी विश्वास पार्टी से भी रखिए, पूछ चिंता मत लीजिए कीजिए, कि एकदम ये चिंता मत केवल कीजिए।